सनसनी ऑफ इंडिया को संपूर्ण भारत में ब्यूरो प्रमुख, संवाददाता और संवाद सहयोगियों की आवश्यकता है। संपर्क करें 09711345221। आपके आसपास हो रही वारदात की वीडियो हमें व्हाट्सएप पर भेजकर आप भी बन सकते हैं सनसनी ऑफ इंडिया के रिपोर्टर। हमारा नंबर है 09650854621। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत। सच दिखाते हैं हम। सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। इसके अलावा ऑनलाइन खबरें पढ़ने या देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.sansani.tv पर जा सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। खबर ये आ रही है कि सरकार अब दहेज कानून में तब्दीली की तैयारी कर रही है। आंकड़े ये बता रहे हैं कि कम से कम 10% मामलों में इस कानून का दुरुपयोग हुआ है। हर साल दहेज उत्पीड़न के करीब 1 लाख मामलों में से 10,000 मामले ऐसे हैं जो फर्जी बताए जा रहे हैं। हालांकि जब से ये कानून बना है, इसके उपयोग और दुरुपयोग को लेकर बहस तो खत्म नहीं हुई है, विवाद भी लगातार बना हुआ है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का आंकड़ा ये बता रहा है कि पिछले 12 सालों में इन मामलों में, यानी दहेज के मामलों में सिर्फ बढ़ोतरी हुई है कानून के आने के बाद भी। हर घंटे अगर देखा जाए तो एक महिला की मौत हो रही है सिर्फ दहेज की वजह से। तो वाकई इस कार्यक्रम में जानने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो इस पूरे जो कानून है उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, इसकी जो अलग अलग प्रोविजंस हैं उनको देखेंगे और क्या वाकई इस कानून का सही इस्तेमाल हुआ है, या कुछ लोग भी कहते हैं कि बदले की कार्रवाई के तौर पर या बेजा इस्तेमाल किया गया है, और क्या बाकी जो जिस तरह का प्रारूप सरकार हमें सुझाने की कोशिश कर रही है, बताने की कोशिश कर रही है, उससे किस तरह का फर्क पड़ सकता है। मेरे साथ कई मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं स्टूडियो में। कृष्णा तीरथ हैं जो कि मंत्री रह चुकी हैं महिला और बाल विकास। इसके अलावा दूसरे खास मेहमान ज्ञानंद सिंह हैं जो कि लॉयर है सुप्रीम कोर्ट में। तीसरी खास मेहमान मेरे साथ प्रिया हिंगोरानी है, सीनियर लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट में। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ज्ञानंद ये बताइए कि जिस तरह की प्रारूप की बात हो रही है कि इसको नॉन बेलेबल से बेलेबल बनाया जाए, जो फ्रॉड मामले हैं, फॉल्स मामले हैं, उसमें जो हर्जाना है वो उसको बढ़ाकर 1,000 से 10,000 कर दिया जाए। ये प्रोविजंस में अगर हम जाएं तो आपको क्या लगता है कि कुछ काम आएगा? क्या सरकार का जो प्रपोजल है वो किस तरह का लगता है? जहाँ तक ये प्रोसीजरल मामले हैं उसमें अगर चेंजेस किए जाते हैं तो इसमें कोई विक्टिम पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। इसमें जो लोग गलत कंप्लेंट कर रहे हैं उसको हम विक्टिम नहीं मानते। जो लोग, अगर ये प्रूव्ड है कि उन्होंने गलत कंप्लेंट किया है तो हर्जाना बढ़ाया जा सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जहाँ तक बेलेबल और नॉन बेलेबल की बात है, एक गलत धारणा है कि ये बहुत ही इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। नॉन बेलेबल ऑफेंस भी बेलेबल होता है। फ़र्क ये है कि पुलिस बेल ना देकर वो कोर्ट में जाकर उनको बेल लेना पड़ता है। नॉन बेलेबल का मतलब ये नहीं है कि उनको बेल मिलेगा ही नहीं। तो इसीलिए ये ऐसे सेंसिटिव कानून जिसमें महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, इसको पुलिस पर नहीं छोड़ा जा सकता। इसको नॉन बेलेबल रहना अनिवार्य है ताकि कोर्ट की स्क्रूटनी के बाद ही कोई आदमी को छोड़ा जाए, क्योंकि ये ऐसा जो हरासमेंट और ये सब जो केसेस होते हैं, ये केस दायर होने के बाद भी कंटिन्यू रहते हैं। इसीलिए ये कृष्णा तीरथ जी, इसमें जो आंकड़े हैं मेरे पास नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के, वो डिस्टर्बिंग हैं। वो ये बता रहे हैं कि दरअसल कानून के बाद जो हैं वो मामले और बढ़े हैं। इससे क्या साबित होता है? 6,851 मामले 2001 में दर्ज किए गए थे अगर, तो 2012 में ये 8,233 बन जाते हैं। किस तरह से आपको लगता है इस कानून का अगर इस्तेमाल बेहतर होता, अगर फ़ायदा होता, तो ये आंकड़े क्यों बढ़े? मैं ये समझती हूँ कि आंकड़े बढ़े हैं क्योंकि अवेयरनेस आई। अवेयरनेस इसलिए आए कि जब इनको पता चला कि हमारा अधिकार है तो उसमें सब लोगों ने कंप्लेंट करना शुरू किया। पहले क्या होती थी, महिला के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, वो घुट घुट के अंदर सह रही है,
लेकिन जब उसे पता चला ये मेरा अधिकार है तो वो कंप्लेंट करने लगे। इसमें दो रास्ते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि नॉन अवेलेबल होना चाहिए, वो बात ठीक है, अगर बात सही है तो नॉन अवेलेबल होने चाहिए, जिससे पुलिस उसको बेल ले दे और उसको आगे जाना पड़े, उसे पता चले कि ये जो गलत मैं कर रहा हूँ किसी महिला के साथ दहेज उत्पीड़न के बाद, उसकी सजा है। दूसरी बात यह है कि कहीं कहीं गलत रास्ते पे भी गलत मतलब मीन्स समाज में ऐसा होता है कि जो बहुत अच्छी महिलाएं भली हैं उनके साथ भी अत्याचार हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे है कि बदला लेने की बात है तो वो कभी कभी ऐसा कर देते हैं। इसलिए नॉन बेलेबल और बेलेबल में ये पड़े हुए हैं कि इसको कैसे करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आंकड़े बड़े हैं, वो अच्छा है, अवेयरनेस आई है, और जिन महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है उनके ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए। और ये तो एक सामाजिक तौर से बहुत बड़ी बुराई है दहेज। बल्कि मैं जब मंत्री होने के साथ मैंने उस समय पे ये कहा था कि किसी तरह से अगर हम इसको बंद कर दें, दो चीज़ें हैं, एक तो दहेज जो हमारे उसमें ऑफेंस है, दूसरा ये जो बहुत हम चैनशाही से करते हैं ना, बहुत बड़ा टेंट लगा के लाखों रुपया फूकते हैं। लेकिन जाहिर है इस पर कोई कानून तो नहीं बन सकता। मैं चाहती थी इसको, लेकिन समय नहीं बचा था। तो ये चाहती थी कि लोगों से आम राय ली जाए, क्या गरीब और अमीर में कोई फर्क नहीं रखना चाहिए एक मेन स्ट्रीम में लाने के लिए। विवाह क्या, चलिए इसको असेस हम करेंगे कि वाकई क्या क्या वजह हैं जो दहेज जो है सिर्फ मजबूत हुआ है, बड़ा है, लेकिन अलग-अलग जी हाँ बिल्कुल। लेकिन फिलहाल इस पर बात करते हैं कि जो प्रोविजंस हैं जो सरकार जिस तरह का ड्राफ्ट बना रही है, कई लोग इसको कह रहे हैं कि शायद जो आखिरी लाइन ऑफ डिफेंस है उन औरतों के लिए जो कि दहेज की पीड़ित हैं, जिनकी आवाज़ नहीं निकल पाती है, कम से कम इससे एक डर तो बैठता है कि हमारी गिरफ्तारी फ़ौरन हो जाएगी या हमें हमारी बदनामी हो जाएगी। अगर इसको डाइल्यूट कर दिया जाए इस कानून को तो शायद वो आखिरी जो लाइन ऑफ डिफेंस है वो भी खत्म हो जाएगा। आपका क्या ओपिनियन? डाइल्यूट नहीं करना चाहिए। डाइल्यूट इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि जो आपने कहा कि उनके जो अंदर डर पैदा है उस कानून में वो होना चाहिए, और उस डर से ही कम से कम देखिए हम इस बुराई को नहीं खत्म करें। सच्चाई ये है कि हमें समाज को भी मान लेना चाहिए, नहीं खत्म होगा ये समाज के सोच से, समाज की विचारधारा से, समाज के साथ मिलकर खत्म हो सकता है। बाकी जो डाइल्यूट करना कानून अगर हम डाइल्यूट कर देंगे तो दोनों चीजें समाज भी नहीं समझ पा रहा है। अगर इसको बेलेबल बना दिया जाए तो डाइल्यूशन नहीं मानेंगे आप? डाइल्यूशन हो ही जाएगा क्योंकि बेलेबल का मतलब पुलिस के हाथ में आ जाएगा। अब फिर पुलिस को कैसे इम्प्रेस कर सकता है कि कोई भी व्यक्ति जाके कहे कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, मेरी बेल ले लीजिए, और वो तुरंत पुलिस अपने जो तरीका है पुलिस का वो उधर से दूसरे को डराएगी, धमकाएगी और उसके बेल लेके वो फिर उसको और देखा क्या। प्रिया हिंगोरानी, दो तरह के आर्गूमेंट हैं इसमें जो मेरे सामने आ रहे हैं। एक आर्गूमेंट ये है कि दरअसल इस कानून का इस्तेमाल उन लोगों ने, उन महिलाओं ने किया है जो पहले से ही रिसोर्सफुल हैं, जिनके पास पहले से ही उस तरह के हथियार मौजूद हैं जो शायद अमीर या कहा जाए मध्य वर्ग से आई हुई औरतों के पास है, जिनको कानून की जानकारी है, पुलिस तक जा सकती हैं, वो तमाम रिसोर्सेज हैं, और गरीब औरतों का इसको फ़ायदा नहीं हुआ है। और कहीं ना कहीं जो रिसोर्सफुल औरतें हैं उन्होंने इसका मिसयूज़ किया है, जिसकी वजह से आज हम बहस कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि ये यहाँ तक बात कैसे आई है। जब ये एक्ट को लाया गया उस एक्ट के साथ रूल्स भी बने हैं, उन रूल्स के ऊपर तो कोई ध्यान ही नहीं देता, ना उन रूल्स को कोई फॉलो करता है, क्योंकि रूल्स क्लियरली कहते हैं कि अगर जो लेता है डाउरी और जो देता है दोनों को सज़ा मिलती है, उस पर तो कोई जाता नहीं। दूसरी बात, हमारे यहाँ क्राइम अगेंस्ट विमेन सेल बनाए गए जिनमें इस किस्म के केसेस भेजे जाते हैं, वो वहाँ दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट जहाँ पे वो केस डलता है और उन पे सुनवाई होती है, दोनों पार्टीज़ को बुलाया जाता है। तीसरी बात ये है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत ऑलरेडी ये काफ़ी हद तक डाइल्यूट हो चुके हैं अरेस्ट, द इशू ऑफ अरेस्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के बाद ये आया है कि आप पहले इन्वेस्टिगेट करेंगे, और एक सीनियर ऑफिसर तक के लेवल का दिया है कि अगर वो सैंक्शन करते हैं तभी आप अरेस्ट करेंगे। चौथी बात यह है कि अब मेरा मानना है कि इस प्रावधान का बहुत कम मिसयूज़ हो रहा है। और लड़कियां जिनके लिए ये कानून बना गया वो वहाँ तक वो उन तक पहुँच ही नहीं रहा, उनके तक अवेयरनेस ही नहीं है। तो सही माने में लड़कियां इसकी मतलब फेसिंग इट, इसके दायरे में आती हैं या इस अत्याचार को फेस कर रही हैं, वो तो ना पुलिस ना कंप्लेंट ना वो कोर्ट तक तो पहुँचे नहीं। तो अगर आपकी नज़र में ऐसा है तो एनसीआरबी का जो डेटा जो 10% बड़ी तादाद होती है, अगर 10,000 लोग मान रहे हैं। पर देखिए मैं उसमें 10% आंकड़ों से मत जाइए, प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी क्या है वो ये है कि हमारी पुलिस प्रोसिक्यूशन इज़ इन अ वेरी बैड स्टेट, बहुत बुरा है।
देखिए सिस्टम को कानून में मेरा मानना यह है कि इसको अवेलेबल बिल्कुल अत्याचार जिन पे हो रहा है वो तो जाने नहीं नहीं पाऊंगी, लेकिन दूसरे लोग जो तंग करना चाहते हैं वो वो मिस यूज कर रहे हैं। इसलिए मेरा ये ये कहना है इनका कि इसे भी अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि ये एक फैमिली मैटर, इट इज नॉट इकोनॉमिक EOW मैटर और नहीं, और इसके अलावा जो समझौते वाली बात है कि इसको वही जो वही है- मैं कह रही हूँ, हाँ, क्योंकि नहीं, ये कहा गया है मैटर्स जाके इस अल्टीमेटली प्रोविजन में ये भी कहा जा रहा है कि इसको समझौता योग्य बना दिया जाएगा, यानी कि आप कॉम्प्रोमाइज अगर कर लें वो आपस तो में। करते ही हैं। 90% 99.99% केसेस जाके अल्टीमेटली सेटल होते हैं, लेकिन इस कानून में तो अब होता है। तक समझौते की बिल्कुल प्रोविजन नहीं होती था। है। नहीं, प्रोविजन ये नहीं है। इसमें होता क्या है कि आप फिर उसके बाद इसको कंपाउंड करने के लिए आप हाई कोर्ट जाते हैं क्वेश्चन कराने के लिए, तो कंपाउंडिंग हम ये कहते हैं इसे कंपाउंडेबल बनाइए, सो दैट ये नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे ही जब दोनों मियाँ बीवी ने फैसला कर लिया, बच्चों के लिए पैसा मिल गया, अपने लिए उसको एलिमनी मिल गई, एक सेटल होता है। आफ्टर ऑल ये पारिवारिक है, इसीलिए फैमिली कोर्ट्स लाए गए। फैमिली कोर्ट का कॉन्सेप्ट था कि इन किस्म के मैटर्स को भी एक माहौल में सॉर्ट आउट करें। ये कोई वैसे वाले मैटर नहीं है जिसमें बहुत ज्यादा एक्रोमनी होनी तो चाहिए। यानी आप ही कह रही है कि इसको समझौता योग्य बनाया जाए, कंपाउंडेबल बनाया जाए, कंपाउंडेबल बनाया जाए और बेलेबल भी बनाया जाए। यानी आप भी डायल्यूशन के खिलाफ नहीं है। नहीं, मैं डाइल्यूशन के खिलाफ नहीं हूँ, पर मैं ये साथ में ये कह रही हूँ, ये सेफगार्ड्स लेने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि आप इसको कंपाउंडेबल करो या अवेलेबल करो या नॉन अवेलेबल करो, ये इतनी इंपॉर्टेंट इशू नहीं है आज की तारीख में, बिकॉज ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत ये बहुत सारे स्टेप्स ऑलरेडी कोर्ट ने दे दिए। इसके अलावा कोर्ट का जो कानून बन गया। जी हाँ, कोर्ट ने जो कहा है वो 2010 में इस बात को कहा, उन्होंने कहा कि इट हैज़ बिकम अ वेपन इन द हैंड्स ऑफ डिसग्रंटल्ड वुमेन, यानी कि जो औरतें बदला लेना चाहती हैं, डिसग्रंटल्ड हैं कहीं ना कहीं, वो औरतें जो हैं इस कानून का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन सरकार में दो धड़े इस वक्त नज़र आ रहे हैं। केंद्र ये चाहता है कि इस प्रारूप के साथ जो है बदलाव के साथ इस कानून को लाया जाए, लेकिन मंत्री जो हैं आपके यहाँ सरकार में, वो मेनका गांधी नहीं चाहती है कि इसमें किसी तरह का डायल्यूशन हो। फिर किस तरह से बात करेंगे? देखिए, आपसे सोच ये है कि हम उसमें डाइल्यूशन लाएं तो क्यों लाएं और नहीं लाएं तो क्यों नहीं लाएं। इसके लिए लोगों का व्यू जरूरी है। अब जैसे आज आपने ये रखा है, इसके व्यू इसलिए है कि या तो जो इसका सही फायदा होना चाहिए, जो जिस तरह जो कल्प्रिट है वो तो सामने, उसके लिए अगर नुकसान उसे नहीं होता है तो महिला के साथ अत्याचार होता जा रहा है, और अगर महिला के साथ जिसके साथ हो रहा है अगर वो बेचारी जा ही नहीं पा रही है तो वो तो वहाँ भुगतती रहेगी। तो इसलिए ये विचार इसके लिए एकदम कह देना और बना लेना इतना आसान नहीं है जब तक हम इसको कंसेंसस ना दें। लेकिन जो प्रेजेंट फॉर्म है फिलहाल इस कानून का, उसमें क्या दिक्कतें हैं? आपको कहाँ लगता है कि इसमें तब्दीली की जरूरत है और पिछली सरकार ऐसा क्यों नहीं कर मैंने पाई? कहा कि इसलिए ये बात उस समय भी चली थी और ये बात काफ़ी हद तक हम आगे बढ़ाते रहे थे कि क्या होना चाहिए। उसमें यही दो चीज़ें थी कि जो एक्चुअली जिसके साथ अत्याचार हो रहा है वो सामने नहीं आ पाती है, और जिसके साथ नहीं हो रहा, जो अपने राइट्स को जानती है और उसने बदले की भावना लेनी है, वो अननेसेसरी बात झगड़ा किसी और बात पे होगा और शिकायत वो ये करेगी कि मुझसे दहेज मांगा जा रहा है, इसलिए मुझे तंग किया। जी ज्ञानंद जी, इसके अलावा जो हम सेक्शन 498A का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, जिसके तहत इसको अमेंडमेंट लाने का जिक्र हो रहा है, इसमें जिस तरह से इसको बदलाव की उम्मीद की जा रही है, जिससे इस कानून को बेहतर एक चेहरा देने की बात की जा रही है, खासकर जिसमें समझौता वाला पार्ट है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? जहाँ तक समझौते का बात है, वो विक्टिम के पर्सपेक्टिव को दायरे में रखता है। जब तक कोई भी कानून सब्सटेंटिव लॉ जो कि ऑफेंस को डिफाइन करता है, अगर वो विक्टिम के पर्सपेक्टिव से उसको देखा जाए या चेंज किया जाए तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जितने भी सब्सटेंटिव लॉ बने हैं सब विक्टिम को बचाने के लिए बने हैं। और ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि ये एक सारे जो कानून बने, ये सारे एक सोशल ईवल को टैकल करने के लिए बना था, और इस ऐसे कानून को विक्टिम के पर्सपेक्टिव से, ना कि अक्यूज्ड के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, और जो मिसयूज़ कर रहे हैं वो विक्टिम नहीं। और दूसरी बात, जब जो भी चेंज करना चाहें तो पहले ये देखना जरूरी है कि ये कानून एक दिन में नहीं बना। सबसे पहले डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आया, वो फिर नहीं सक्षम हुआ, तब 498A आया, वो भी नहीं हुआ, तो तब जाके 304 डाउरी डेथ आया, 304B। इनके बीच में समाज में ये कुरीति इतनी बढ़ गई, बहू को जलाने का और मारने का, कि राजस्थान हाईकोर्ट ने 1985 में, जबकि हमारा समाज काफ़ी एडवांस था, राजस्थान हाईकोर्ट ने 2 डाउरी डेथ केसेस में जज ने ये ऑर्डर किया कि इस एक्यूज्ड को पब्लिक में, स्टेडियम में ले जाकर हैंग करना चाहिए।
उसके बाद अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट आए और उस ऑर्डर को निरस्त कराए। तो इससे ग्रेविटी जो समाज में जो समय का इस क्राइम के प्रति वो जो था आक्रोश जो था वो झलकता है। और इस परिप्रेक्ष्य में जब कानून बना तो इसको छेड़ने के पहले सोचना होगा। और जो अहम बात यह है कि सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ में फ़र्क किया जा सकता है। सब्सटेंटिव लॉ प्योरली विक्टिम के पर्सपेक्टिव से होना चाहिए, उसके डेफिनेशन में छेड़छाड़ करना एकदम खतरे से खाली नहीं है। और जहाँ तक प्रोसीजरल है, जो मिसयूज़ कर रहा है या पुलिस वाले नहीं, लेकिन ये आंकड़ा जो बताता है कि इसमें सिर्फ बढ़ोतरी हुई है केसेस में, क्या आप भी वही राय रखती हैं जो कृष्णा तीरथ जी कह रही हैं कि शायद लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा आई है इसलिए मामले दर्ज ज़्यादा हो रहे हैं, या आपको लगता है कि दहेज के मामले ही ज़्यादा हो रहे हैं? उनके साथ उत्पीड़न नहीं, है दर्ज और दर्ज ज़्यादा हो रहे हैं। अवेयरनेस से उत्पीड़न भी है, दर्ज हो रहे हैं, लेकिन उसका हल क्या है? बिल्कुल। अगर क्राइम ज़्यादा हो रहा है तो इसका हल ये नहीं है कि उस ऑफेंस को ही हटा दिया जाए। अगर कोई कंप्लेंट ज़्यादा आ रहे हैं तो उसका हल ये नहीं है। दूसरी बात ये कि अगर एक्विटल रेट ज़्यादा है तो हमारे कानून में विक्टिम का रोल प्रोसिक्यूशन में होता ही नहीं। मैं एक और संदर्भ ये बात भी सही है जिसमें जिस तरफ आपने ध्यान दिलाया है कि जो अक्यूटल है वो सबसे ज़्यादा हो रहा है, जो But acquittal- हाँ जी जी, एक्विटल तो बहुत कम केसेस में हो रहा है, क्योंकि 99% मैटर्स तो ये सेटल ही हो जाते हैं, क्योंकि पारिवारिक मैटर्स होते हैं। और क्योंकि कोर्ट में टाइम लगता है, डिले होता है। जैसे पहले सोचा था कि इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेके जाएंगे और करेंगे, वो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में तो है नहीं। क्योंकि 1998 से 12 के दौरान 21 लाख लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें महिलाएं भी कम दोषी नहीं है। 5 लाख इसमें महिलाएं हैं। बिल्कुल। तो इसे किस तरह से देखा जाए? क्या ये महिला विरोधी जिस बात की जा रही है कि इसको अगर डाइल्यूट करेंगे तो महिला विरोधी ये कानून बन जाएगा? नहीं, मेनका गांधी का जो वर्जन है वो ये कह रही है कि यही अकेला ऐसा कानून है जो वुमेन को प्रोटेक्शन देता है और उसको ऐसे ही रहना चाहिए। देखिए ऐसे हम नहीं, मैं इस बात से सहमत हूँ कि बिल्कुल रहना चाहिए, पर मेरा ये कहना है कि भी इस ऑफेंस को बेलेबल करना चाहिए। और ये बेल वहाँ नहीं मिलती है पुलिस स्टेशन में, ये बेल होगी कोर्ट में ही। बेल पुलिस स्टेशन के लेवल पे नहीं है, बेल होगी कोर्ट में ही। बट क्योंकि अल्टीमेटली 498A मैटर्स में कोर्ट में बेल हो रही है, क्योंकि जब वो मीडिएशन में जाती हैं, क्योंकि आजकल मीडिएशन का दौर बहुत चल रहा है, मीडिएशन में पार्टीज को भेजा जाता है। जब बेल के लिए कोर्ट में आता है, जो प्रैक्टिकल बात है कि कोर्ट में बेल के लिए आते हैं, तो कोर्ट कहता है कि जो मियाँ बीवी का झगड़ा है, आप लोग जाके मीडिएशन सेंटर में जाइए और आपस में अपने सॉल्व करिए, तब तक बेल दी जाती है। तो बेल तो अल्टीमेटली कोर्ट से ही मिलती है। पर सिर्फ 1 लाख से भी कम लोग जो है उनका कन्विक्शन, और इसमें जब एफआईआर जब बनाते हैं तो एफआईआर तो सास के खिलाफ भी, ननद के खिलाफ भी, इसलिए अनमैरिड सिस्टर के खिलाफ भी, इसलिए महिलाओं के ज्यादा तादाद। तो यानी ये मान लिया जाए कि दुरुपयोग उस तरह से होता है, क्या बात ज्ञानंद जी? नहीं, दुरुपयोग होता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। बट मैं दुरुपयोग को अलग रखूंगा और एक्विटल को मैं दूसरे पर्सपेक्टिव से देखता हूँ, क्योंकि ऐसे केसेस में जो सामाजिक कुरीतियाँ या फैमिली मैटर्स होते हैं उसमें पुलिस वाले इन्वेस्टिगेट नहीं करते। ये सारा दारोमदार विक्टिम पे ही होता है और उसको ये पता नहीं होता कि क्या एविडेंस एडमिसिबल है, क्या एडमिसिबल नहीं है, और वो जो लाता है वही एविडेंस होता है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं एक ऑफेंस साइट करता हूँ जो हमारे सब्सटेंटिव ऑफेंस में डाला गया 304B। क्या होता है कि कोई अगर किसी महिला को जलाकर मार दिया जाता है तो पुलिस के लिए बहुत आसान है, वो एक ब्रूटल मर्डर है, इससे खराब मर्डर हो ही नहीं सकता, जिसके लिए डेथ सेंटेंस होना चाहिए। लेकिन पुलिस वाले उसको 302 में नहीं बुक करके 304 में करते। क्यों? 304 में ओनर्स ऑफ जो प्रूफ है वो पुलिस पे नहीं, प्रोसिक्यूशन पे नहीं, विक्टिम पे, वो एक्यूज पे हो जाता है। तो ऐसे केसेस में वो पूरे इन्वेस्टिगेशन से बच जाते हैं। सिर्फ उनको ये प्रूव करना पड़ता है 7 साल के अंदर शादी हुई और अननेचुरल डेथ हुआ। और इससे हानि क्या होती है कि ऐसे एक्यूज, ऐसे 304B में डेथ सेंटेंस नहीं है। जो महिलाएं जला दी जाती हैं, उनको ऊपर से सीलिंग से टांग कर मार दिया जाता है, ब्रूटल रूप से उनकी मर्डर की जाती है, उनको 304B में अगर बुक करेंगे तो उसके लिए डेथ सेंटेंस नहीं। देखिए, सबसे अहम बात यहाँ पैदा ये हो रही है कि जब इस कानून के बनने के बाद, जिसको कुछ लोग अमानवीय भी कहते हैं, कुछ ऐसे संस्थान भी बने हुए हैं जो ये कहते हैं कि सीधे सीधे ये मर्द विरोधी है, पुरुष विरोधी है ये कानून, उसके बावजूद भी क्यों जो है बढ़ोतरी हो रही है इसकी तादाद में? सती जब हम खत्म कर पाए एक दफ़ा में, बहुत सारी जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं वो खत्म कर पाए, तो क्यों अभी तक दहेज से हम लड़ रहे हैं? बल्कि लगातार जो है वो नए दौर के साथ साथ जो ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है, दामों में ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है, जो दूल्हा है उनके दामों में। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा इस बात पर कर रहे हैं कि सरकार ने जिस तरह का एक ड्राफ्ट तैयार किया है कि जो दहेज का कानून है उसमें कुछ बदलाव लाया जाए और कुछ जो डाइल्यूशन का जिक्र हो रहा है कि कुछ मामलों को इसमें हल्का किया जाए, जिससे कहीं ना कहीं जो पक्ष है, पुरुष पक्ष है खासकर, उसको कुछ राहत होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। प्रिया हिंगोरानी, ये बताइए कि फिलहाल ये तो हमने बात की इसमें जो उसका लीगल पक्ष था, जो कानूनी रूप था, लेकिन अगर सामाजिक हम पक्ष की बात करें, सती का हम जिक्र करें, तो क्या ये हम इससे कोई सबक ले सकते हैं कि जिस तरह से सती को हमने ख़त्म किया, दहेज क्या कभी ख़त्म होगा? क्योंकि आने वाले दिनों में जिस तरह का कंज्यूमरिज्म बढ़ा है, जितना लायक जो होगा दूल्हा होगा, पुरुष होगा, उतना ज़्यादा दहेज होगा। तो जो दहेज देने वाले का जो पक्ष है, कहीं ना कहीं वो इस कानून में छिपा रहा है, सिर्फ लेने वाले को ज़्यादा दोष दिया गया है। बिल्कुल सही बात है, कानून में बिल्कुल दिया गया है। जब से डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट बना और उसके रूल्स बने, उसमें ये बिल्कुल साथ ही साथ दिया गया था कि जो देने वाले हैं, जो लड़की के माँ बाप हैं, उनके साथ भी उनको भी सज़ा होनी चाहिए। और मैं ये बार बार कहती हूँ कि 2-4 अच्छे परिवारों के माँ बाप की सज़ा होगी, तभी जाके ये सिस्टम में थोड़ा सुधार आएगा या बदलाव आएगा। क्या ये बात स्वीकार्य है एक तरह से सरकार में भी, एडमिनिस्ट्रेशन में भी, कि जी हाँ, दहेज तो दिया ही जाता है, तो जब तक कोई कंप्लेन उनके पास नहीं आएगी वो खुद जाकर इस पर एक्ट नहीं कर सकते? बिल्कुल एक्ट कर सकते हैं, उनके नॉलेज में कोई भी लाए इस बात को। ज़रूरी नहीं है कि परिवार का कोई शख्स लेके आए, वो कोई भी, जैसे भी उनको पता चलता है, वो उनको ड्यूटी बनती है कि वो खुद जाके उसमें जाके एक्शन ले सकते हैं, कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई उनके पास कंप्लेंट है। जहाँ तक हमने सती की बात कही, कि मैं इससे सती पे इसलिए कहना चाह रही हूँ क्योंकि मेरी मदर ने सती का केस फाइल किया था झुंझुनू में। जब पहली बार सती प्रथा जो चल रही थी, कौन कहता है कि आज की तारीख में ख़त्म हो गई है? हाँ, पब्लिकली खत्म है, नज़र नहीं आती भी। आज भी गांव में छोटे मोटे केस ऐसे आते रहते हैं, नज़र में आते हैं। पर उस केस को जब सुप्रीम कोर्ट तक लाया गया, उसमें आप मानेंगे नहीं, कई सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जजेस थे जो सती प्रथा में बिलीव करते थे और उन्होंने अपने आप को उस मैटर से रिक्लूज किया और फिर दूसरे कोर्ट में जाके ये मैटर सुना गया और अल्टीमेटली उसमें आया कि भी सती प्रथा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बट वही, जैसे सब कहते हैं, ये सामाजिक प्रॉब्लम है, सामाजिक कहते हैं हमारे लिए सोशल ईवल है, जो चाहे सती हो चाहे डाउरी हो। पर डाउरी वो तो चलो सती खत्म हो गया या कम हो गया, पर डाउरी आज की तारीख में और बढ़ गया है, मेरा मानना है। क्योंकि जैसे और नए दौर में शायद ग्लोरीफाई भी ज्यादा हुआ है कि अलग अलग फॉर्म्स में जो है वो दहेज दिया जा रहा है। अगर आईएएस से तो इतना दिया जाएगा, आईपीएस से तो इतना होगा। मैं प्री नप्चुअल एग्रीमेंट्स बनाती हूँ। आजकल बहुत सारे यंग लड़का लड़की आते हैं और कहते हैं हमारे प्री नप्चुअल एग्रीमेंट्स बना दो, क्योंकि लड़के वाले ज़्यादा सोचते हैं कि हमारी प्रॉपर्टीज पे लोग बाद में कब्जा करेंगे या उसमें हिस्सा मांगेंगे। तो मेरा लड़की के माँ बाप को भी ये कहना होता है कि आप पहले 3 साल कुछ मत कीजिए, या देना है तो एफडीआर बना के दीजिए लड़की को, पहले 3 साल कुछ मत कीजिए। शादी बने तो लड़का लड़की को जैसे वो रहना, उनको जहाँ जहाँ तकलीफ हो, दोनों मिलकर, दोनों साइड के परिवार मिलकर उनको मदद करिए। कृष्णा तिरछे, क्या आपको ये भी लगता है कि जो सोशल रिफॉर्म जो होना चाहिए था, समाज सुधार जो होना चाहिए था, जिसकी वजह से सती जैसी चीज़ें जो हमारे सामने कम से कम नहीं आ रही है, लगभग खत्म हो गई हैं, वो समाज सुधार नहीं नजर आते और कहीं ना कहीं उसमें जो पॉलिटिकल लीडरशिप को जो एक रोल अदा करना था वो भी नहीं हो पाया? नहीं, ऐसा नहीं है। अब आप ये पॉलिटिकल लीडरशिप की जो बात करते हैं, पॉलिटिकल और सोशल एक ही शायद सिक्के के दो पहलू। समाज और राजनीति एक ही सिक्के के, जो भी राजनीति से समाज और समाज से राजनीति क्या करती है? कोई सरकार जो बनती है, समाज में होने वाली पनपने वाली बुराइयों को दूर करने के लिए हम एक्ट बनाते हैं, अमेंड करता है, लॉ बनाते हैं, इसीलिए कि उनको हर जगह पे लाभ, चाहे वो सती की बात है, चाहे डाउरी की है, या किसानों की बात आ रही है, या किसी सरकारी कर्मचारी की आती है, तो हम उसके लिए कानून बनाते हैं और ये चाहते हैं उसको लाभ दें। अब यहाँ क्या हो रहा है, समाज में हम लाभ देना चाहते हैं, लेकिन ये सामाजिक अपने आप में ही बुराई है। देने वाला भी तैयार है, लेने वाला भी तैयार है। शायद कारण ये है, वो सोचता है हमें लड़का अच्छा मिल रहा है, लड़की की जल्दी शादी करें। उन्हें ये नहीं पता उसके पीछे अगर साल 2 साल 3 साल 4 साल, यहाँ के 15-15 साल बाद भी ये समस्याएं खड़ी होती हैं। क्योंकि जब अच्छा एजुकेशन बच्चों को चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, अगर वो नहीं मिलता तो उससे इजी वे कौन सा है कि अगर लड़की वाले दे सकते हैं। लेकिन क्या आप इसको ओवरऑल जो महिलाओं की स्थिति है हमारे वर्तमान समाज में, जो जिस तरह से उन्हें जो सामाजिक पैमाना है उस पर क्या उनकी जगह है, क्या उससे भी जोड़कर आप देखती हैं क्या महिला सशक्तिकरण का दहेज प्रथा से सीधा लेना देना है? बिल्कुल। देखिए, महिलाओं का स्थान अगर हम अपनी भारतीय संस्कृति में देखें तो सबसे सर्वोच्च है,
शुरू से महिला को दुर्गा देवी के रूप में पूजते हैं, लेकिन आज भी हम कन्या तो पूजन करते हैं, लेकिन है क्या, अगर इसका लिंक करें हम, आजकल जो भ्रूण हत्या हो रही है, जो आजकल फीमेल फेटिसाइड हो रहा है, और कितना इम्बैलेंस हो गया लड़का और लड़की में। थोड़े दिन बाद ये जो दहेज की बात है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप लोग शायद दहेज को देखते हुए, इस बुराई को देखते हुए फीमेल फेटिसाइड हो रहा है, क्योंकि बच्ची को गर्भ में ही पैदा नहीं होने दिया जाए, जिससे आगे ये समस्या ना आए। ज्ञानंद जी, जिस तरह से कृष्णा तीरथ ये तो कह रही हैं कि समाज और राजनीति एक दूसरे के जाहिर है दो एक सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन इसके अलावा समाज को जो राजनीति या राजनीतिक नेताओं को जो डायरेक्शन देना चाहिए, जब मैं सोशल लीडर्स का भी मैंने जिक्र किया, जब वो नहीं है हमारे बीच, सोशल रिफॉर्मर्स लगभग नहीं हैं, तो ऐसे दौर में आपको लगता है कि जिस तरह की राजनीति हो रही है वो भी इस बात के लिए जिम्मेदार है कि कहीं ना कहीं औरत का और पिछड़ा स्थान, कहीं ना कहीं जब हम 10 बच्चे पैदा करने की बात करते हैं, जब हम औरत को बात करते हैं कि ठीक है कि एक बच्ची हुई है तो उसको जिस तरह की स्थिति की हम बात कर रहे हैं फिलहाल, जो पॉलिटिकल हमारा एनवायरनमेंट है, क्या वो भी इसके लिए जिम्मेदार है? हाँ, इसके लिए पॉलिटिकल पूरा एनवायरनमेंट जिम्मेदार है। किसी भी सामाजिक कुरीति को एक सामाजिक स्टैम्प ऑफ अप्रूवल होता है, तभी समाज में कुरीति रहती है, और इसके खिलाफ कोई भी पॉलिटिकल जो वोट बैंक पॉलिटिक्स में सरकार बिलीव करेगी, पहले किसी भी ऐसे मुद्दे को छूने से कतराएगी, नंबर 1। और दूसरी बात ये बहुत अहम, अभी जो बात चल रही थी कि देने वाला भी, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट जब बना तो यही एक समस्या आई कि एक ये बुराई समाज में इनग्रेंड थी, और इसको छूना तब उस समय के उसमें वातावरण में बहुत ही डिफ़िकल्ट था। तो इसीलिए डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में भी शेड्यूल में गिफ्ट्स के लिस्ट बनाने का प्रावधान किया हुआ। तो अब उसको आप डाउरी नहीं कह के गिफ्ट कह सकते। तो इसी तरह से लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि अभी जो समस्या आ रही है, इसको हमको दो भाग में देखना है। डाउरी जो प्रॉब्लम एट द टाइम ऑफ मैरिज और वो जो एक्सचेंज होता था, उसमें एक एलिमेंट ऑफ कंसेंट है, और जहाँ 498 है उसमें मैं डिफर करता हूँ कि उसमें डाइल्यूशन जब होगा तो बहुत ही उसमें कोर्सन है, उसमें कोर्सन है, हरासमेंट है, और उस एक्चुअली जब यानी कहीं ना कहीं जो राय है वही बन रही है, समय बिल्कुल समाप्त हो गया है कि जो डाइल्यूशन है वो अगर ठीक तरीके से किया जाए, और खासकर जो उसका प्रोसीजरल जो प्रक्रिया का जो पार्ट है, अगर उसका ठीक से ख्याल रखा जाए तो शायद बेहतर हो सकता है, महिला अधिकारों की दिशा में भी, दहेज को खत्म करने की दिशा में भी। लेकिन आगे ये देखना होगा कि वाकई सरकार किस प्रारूप के साथ हमारे सामने आती है। इसी के साथ अभी के लिए
नमस्कार, खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दायरा अब इंटरनेट की दुनिया तक फैल गया है। अब किसी को इंटरनेट पर कोई पोस्ट डालने भर के लिए पुलिस फौरन गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए आईटी एक्ट की धारा 66A को सिरे से रद्द कर दिया है और साथ ही इसको असंवैधानिक भी बताया। अदालत ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार जनरल पब्लिक इंटरेस्ट या फिर आम लोगों की भलाई के मद्देनजर भी फ्री स्पीच को नहीं दबा सकती। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या जो काम सरकार को करना था वो अदालत ने किया? क्या संसद में कानूनों की जितनी समीक्षा होनी चाहिए, जितनी स्क्रूटनी होनी चाहिए, क्या वो हो पा रही है? अगर उदाहरण हम लें, इसी धारा का लें 66A का, तो आधे घंटे से भी कम समय में लोकसभा के जरिए पास कर दिया गया और राज्यसभा ने भी इस पर बहस नहीं की। यहाँ तक कि स्टैंडिंग कमेटी तक ने सवाल नहीं उठाए जो उठाए जाने जायज थे। तो क्या वाकई जो सवाल उठाने चाहिए थे संसद के जरिए और पिछले कई सालों से जिस तरह से हमने देखा अलग अलग मौकों पर इसका दुरुपयोग हुआ? अदालत ने साफ तौर पर यह कहा है कि आज के युग में जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को, आज़ाद आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। क्यों अदालत वो काम कर रही है जो काम दरअसल एग्जीक्यूटिव का था? क्या वाकई जो पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी है, जो लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी है, वो कम हो रही है फिलहाल संसद में? हमारी जानने की कोशिश करेंगे, आंकड़ों पर भी निगाहें डालेंगे किस तरह से पहली संसद से लेकर और 15वीं लोकसभा तक, यानी पहली लोकसभा से लेकर अब तक कितना जो समय है वो अलग अलग बिलों को दिया गया है, बहस में दिया गया है। मेरे साथ तमाम वो खास मेहमान मौजूद हैं, तमाम वो स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं जिनसे इस पूरे मुद्दे का नाता जुड़ा हुआ है। बीजेपी से मेरे साथ संबित पात्रा मौजूद हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन है ये। कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ अजय कुमार हैं, वो भी नेशनल स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के। मनीष शिब्बर हैं, सीनियर एडिटर हैं लीगल अफेयर्स इंडियन एक्सप्रेस अखबार के। उन्होंने एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट सिर्फ इसी मुद्दे पर छापी है आज। और साथ ही मेरे साथ चक्षु रॉय हैं, हेड ऑफ आउटरीच PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मनीष, अगर इससे पहले कि हम असली मुद्दे पर आएं, क्या वाकई ये कहा जा सकता है कि उस वक्त में सन 2008 में जब ठीक पार्लियामेंट पे अटैक के बाद दिसंबर में ये बहस हो रही थी, हम जानते हैं कि किस तरह से उस वक्त आतंकवादी हमले को लेकर बहस हो रही थी, उस तमाम फ्रेंजी में ये मामला निपट गया या नई बहस हो पाई? ये वाकई ये एक पैटर्न है? देखिए, ये पैटर्न है, लेकिन अगर आप देखिए इतना महत्वपूर्ण विषय था, 2006 से लंबित था ये मामला। 2006 में पहली बार लोकसभा में ये मामला आया, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। स्टैंडिंग कमेटी में गया, स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई और आप 2 साल 3 साल एक ही विषय पर बैठ सकते हैं, तो 6 और महीने रुक जाते हैं। ये मुझे समझ नहीं आता है कि क्यों ऐसा होता है कि रिएक्शन में सडनली 26/11 के बाद गवर्नमेंट को सडनली लगा कि हमें सोशल मीडिया को रेगुलेट करना है, और सोशल मीडिया से भी ज़्यादा जो न्यू एज मीडिया, मोबाइल फ़ोन्स वगैरह वगैरह। तो इन लोगों ने ये बिल, जो मेरी जानकारी में है कि लॉ मिनिस्ट्री में रातों रात उनको कहा गया कि ये अमेंडमेंट्स हम ला रहे हैं, अब इनको क्लियर कीजिए। तो इतनी जल्दबाजी की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है, क्योंकि जो इतने साल से आपका एक मामला रुका हुआ था, आप उसको ले आए और किस तरीके से आपने पास किया है। संसद में एक भी विषय पे इसके अलावा 3 और बिल उस दिन पास हुए 22 दिसंबर 2008 को, एक भी विषय पे चर्चा नहीं हुई। आधे घंटे का टाइम, 21 मिनट का एक्चुअली एग्जैक्ट टाइम लगा है इस बिल पे। वो इसलिए लगा क्योंकि इसमें 13-14 अमेंडमेंट्स थे और हर अमेंडमेंट को जो मंत्री हैं दिन में सब पास हो रहा है। तो संसद का काम है हर विषय पे चर्चा करें। लेकिन मनीष, अगर एक बेनिफिट ऑफ डाउट देने की कोशिश की जाए, खासकर इस मामले में, कि शायद हम एक ऐसे देश बन गए हैं जहां जो राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है वही राष्ट्रीय हित का मुद्दा सबसे बड़ा माना जाता है, और शायद फ्रीडम ऑफ स्पीच का हम जिक्र करें, आज़ादी की हम बात करें, सोच की आज़ादी की हम बात करें, इसको शायद उतना क्रिटिकल या उतना क्रूशियल नहीं माना जाता, और इसी वजह से ये दब गया था मामला। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। देखिए, ये जहाँ तक मेरी जानकारी है, सबसे पहली बार जब ये विषय आया कि हमको ऐसा एक अमेंडमेंट लाना है, वो इसलिए लाया क्योंकि उन दिनों बहुत सारे इंस्टेंसेस हो रहे थे कि औरतों को एक SMS के ज़रिए मैसेजेस जाते थे जो वल्गर माने जाते थे। तो गवर्नमेंट को लगा कि जब पहली बार मिस्टर मारन वॉज द मिनिस्टर एट दैट टाइम, तब ये डिसाइड हुआ कि इसको रोकने के लिए, इससे लड़ने के लिए हमें ये एक लाना है।
और उसमें आप देखिए जो राष्ट्रीय सुरक्षा तो 26/11 के बाद आया ना विषय। बिल्कुल। सो आपने मुझे मेरा सबसे बड़ी चिंता है इस विषय पे, इन चीज़ों को लेकर ये है कि आप रिएक्शनरी क्यों हैं? आपके पास दुनिया भर का समय है, संसद के अंदर, संसद के बाहर। अगर आप एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, स्टेक होल्डर से बात करना चाहते हैं, तो आप करिए ना बात। इसका ये मतलब थोड़ा ना कि एक अटैक हुआ और आप सडनली आप किसी चीज़ को ढाल बनाएंगे और ले आके आपने एक बिल पेश किया और बिना किसी चर्चा के आप उस बिल को पास करवा रहे हैं। जी चक्षु रॉय, ये बताइए कि जिस तरह से अदालत ने अब इसको सिरे से रद्द कर दिया है और जो ऑब्जर्वेशन है कोर्ट के और जो कमेंट्स हैं वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। जितना महत्वपूर्ण ये फैसला है उतना ये भी कि किस तरह से इसको पूरी तरीके से असंवैधानिक बताया और हमारे ही बीच ये कानून रहा, हमारे ही बीच इसके विक्टिम रहे इस कानून के। अभी 21-22 लोगों की लिस्ट जो है वो सिर्फ हमारे सामने है, लेकिन अभी ये भी खबर छपी है कि किस तरह से एक खास राज्य में कितना दुरुपयोग इस कानून का हुआ। तो आपको लगता है कि अगर संसद में इसको ठीक तरीके से बहस इस पर होती, तमाम स्टेक होल्डर्स जमा होते, अगर एक पब्लिक डिस्कोर्स होता, तो शायद ये तस्वीर नहीं देखने को मिलती? मैं मनीष ने जहाँ तक अपनी बात छोड़ी, मैं वहाँ से बात को उठाना चाहूँगा। देखिए, जब ये विधेयक 2006 में लाया गया तो उससे पहले सरकार ने इस पर एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी। जब एक्सपर्ट कमेटी ने इसका ड्राफ्ट बिल देखा था तो उसमें ये जो प्रावधान है वो नहीं था, 66 था, 66A नहीं था। तो उस एक्सपर्ट कमेटी में इंडस्ट्री के लोग थे, सिविल सोसाइटी के लोग थे, सरकार के लोग थे, तो उस पर कोई फीडबैक नहीं था। मनीष ने कहा कि बिल पार्लियामेंट में आया, स्टैंडिंग कमेटी ने देखा, स्टैंडिंग कमेटी ने भी उस खास एक उस पर अपनी राय नहीं दी। अब हमें 2-3 चीज़ें सोचने की। हम एक तो संसद को ये कह सकते हैं कि भाई संसद ने अपना काम ठीक से नहीं किया, हो सकता है वो एक बात है। दूसरी बात यह है कि क्या हमने संसद के हाथ सशक्त किए, क्या हमने अपने संसद सदस्यों के हाथ सशक्त किए, ये देखने में कि ये एक टेक्निकल विषय था। अब इस टेक्निकल विषय में क्या संसदीय समिति के पास वो पूरी चीज़ें थी, वो एक्सपर्ट्स थे जो कि उन्हें बता सकते थे कि भाई इसमें इसके क्या क्या खामियां थी हैं, इसमें क्या क्या बदलाव लाए जा सकते थे। तो वो एक कमी है। दूसरी ये कमी है कि हम लोगों ने मेरे ख्याल से कानून जो जिसे मनीष रिएक्शनरी कह रहे हैं, मैं उसे एक और रूप देना चाहूँगा। मेरे ख्याल से हमने कानून बनाने की जो व्यवस्था है उसको थोड़ा सा मैकेनिकल कर दिया है कि अगर कुछ भी होगा तो अगर कानून बना देंगे तो वो व्यवस्था ठीक हो जाएगी। और हर चीज़ पर हम लोग कानून बना देते हैं। वो कानून की मंशा और वो किस तरह से कानून वो ज़मीनी तौर पर काम करता है, वो दो अलग अलग चीज़ें हैं और वो हम कभी नहीं देखते। तो जब तक हम पब्लिक फीडबैक जिसकी आप बात कर रही थी, कंसल्टेशन जिसकी आप बात कर रही हैं, लेजिस्लेटिव प्री लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी, उन सारे मैकेनिज्म्स को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे तो ये रिएक्शनरी अप्रोच रहेगी। लेकिन चक्षु रॉय, इसके अलावा दलील दी जा रही है, पब्लिक डिस्कोर्स जाहिर है इस बात की वकालत हर कोई करेगा और ये भी कहेगा कि डिबेट होनी चाहिए, लेकिन एक काउंटर आर्ग्यूमेंट इसका ये भी है कि कहीं ना कहीं कभी कभी जो मीडिया जनित मुद्दे होते हैं, जो मीडिया जनरेटेड मुद्दे होते हैं, कभी कभी हमारी संसद पर वो भी हावी हो जाते हैं और जो असली मुद्दे हैं, जो कोर इशूज़ हैं, वो भटक कर साइड में आ जाते हैं। क्या इस बात से आप अग्री करेंगे कि वाकई डिस्कोर्स तो होना चाहिए, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हो, किस डायरेक्शन में ये हो? देखिए, शुरुआत इस तरह से हो कि जो भी सरकार हो और जो भी हमारे संसद सदस्य हों, चाहे पक्ष में चाहे विपक्ष में, वो ये देखें कि क्या हम अपने देश की पॉलिसियाँ सिर्फ मीडिया डिस्कोर्स पे करना चाहते हैं या फिर हमारा उसका एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है। मीडिया एक बहुत ही अच्छी चीज़ करता है, वो ये करता है कि कोई ज्वलंत इशू है उसको वो हाईलाइट कर देता है, बट वो सारे तो इशू नहीं हाईलाइट कर पाता। कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं जो कि मेरे ख्याल से ज़रूरी हैं। तो हम जब भी कोई भी कानून बनाते हैं, खास करके वो काफ़ी लंबे समय के लिए बनता है। हमने IPC बनाया, हमने लैंड एक्विजिशन बनाया, 50-60 साल तक वो कानून रहेंगे। तो कानून बनाने में हमें पूरा प्रोसेस फॉलो करना चाहिए और वो प्रोसेस सैक्रोसैंक्ट होना चाहिए। आपने सेक्सुअल हैरेसमेंट बिल पास किया, वो भी 40 मिनट में पास हो गया था, ठीक है। तो कानून एक बनाना एक मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, उसमें सोच है, समझ है और उसके आगे उसका कैसी तरह से उपयोग किया जाएगा ये सोचना है। बिल्कुल। और नहीं तो हम ये पहली बार ऐसी स्थिति नहीं आएगी, हो सकता है अगली बार भी ऐसी। बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही है कि शायद सरकारें 5 साल के लिए होती हैं, लेकिन जो कानून है वो तो 50-100 साल के लिए बन जाते हैं। और शायद इस तरफ जो है वो ध्यान अदालत ने भी हमारा दिलाने की कोशिश की है। जब सरकार के जरिए कहा गया कि हम इस बात का वादा करते हैं कि इसका गलत इस्तेमाल नहीं होगा, तो उन्होंने कहा कि सरकारें तो आनी जानी है, लेकिन इस बात की कैसे गारंटी ली जा सकती है कि जो अगली सरकार आएगी वो सरकार इसका गलत इस्तेमाल नहीं करेगी। अजय कुमार जी,
बताइए कि कुछ लोग ये कहते हैं कि कपिल सिब्बल साहब जो हैं वो इसके पिता हैं इस 66A के, लेकिन फिर ये भी कहा गया कि शायद वो नहीं है बल्कि दयानिधि मारन के वक्त में इसको शुरुआत की गई और ए राजा जो हैं उनके वक्त में इसमें आखिरी ठप्पा लगा। चलिए ये तो बात रही अलग अलग नेताओं की, लेकिन जो एक लीडरशिप का रोल था बहस कराने का इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जहाँ देश कितना सोच सकता है, कहाँ तक सोच सकता है, किस तरफ सोच सकता है, इसको बहुत हल्के में लेकर पास कर दिया गया आपकी सरकार के दौरान। देखिए अफसा जी, जैसे कि चक्षु जी और सिब्बल साहब ने भी उस बिंदु पर कहा कि हम लोग के जो रिएक्शनरी पॉलिटिक्स जो हो रही है, और संसद में क्या होता है कि कोई घटना के बाद जो है, क्योंकि पार्लियामेंट कानून पास करते हैं तो तुरंत जो ऑटोमेटिक रिएक्शन है कि अच्छा घटना हुई है तो एक कानून पास किया जाए, उस तरह का रिस्पॉन्स, क्योंकि बहुत सारे घटना में कानून पास करने की आवश्यकता नहीं, तो ठीक है कि एक तो करा। लेकिन अगर उस वक्त यूपीए की सरकार के समय जो नियत और मनसाब देख लीजिए, और न्यायाधीश नरीमन साहब का भी जजमेंट में वो मेंशन है कि सोशल मीडिया के ऊपर किस तरह से कंट्रोल करना आवश्यक है, और अलग अलग सेक्शंस थे उसमें 66A तो है ही, लेकिन 69A को उन्होंने ठीक ठहराया, 79 को भी ठीक ठहराया। एक पार्लियामेंट में हमने भी देखा था कि स्टैंडिंग कमेटी में जब डॉक्यूमेंट जाते हैं तो उस तरह का जो एक्सपर्टीज है, पब्लिक फीडबैक लेना, वो इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं है। उस तरह का हमें कोई पार्लियामेंट्री कमेटी बुलाते हैं बट सिस्टम के मुताबिक नहीं बनाते। लीगल एक्सपर्ट्स उस कमेटी में, हर कमेटी में सपोर्ट करने के लिए उपलब्ध नहीं है। तो ये जरूर पार्लियामेंट को अभी सोचना पड़ेगा कि अगर हम जब स्टैंडिंग कमेटी में किसी कोई भी लॉ को जो है अध्ययन के लिए भेजते हैं तो हम लोग उसको जो एक्सपर्ट कमेटी, पब्लिक फीडबैक और टाइम बाउंड वे में सबके, क्योंकि वो पार्लियामेंटेरियंस के बीच में अगर ये चर्चा आप करिएगा तो चक्षु जी ने ठीक कहा था कि उस तरह का जो अगर एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज तो है नहीं। हम ये भी कहते हैं कि जिस अगर 66A में मैं आपको संबित भी उपस्थित है इस डिस्कशन में कि जो शब्दों की प्रयोग हुई थी, जैसे कि एनॉयंस वगैरह जो है, उसमें दुरुपयोग करने की काफ़ी संभावना थी, और आपने देखा था कौन कि सी बात किसको नाराज कर दे पता ही नहीं। और उसमें जो हम सहमत है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को हम स्वागत करते हैं, और हम ये भी मानते हैं कि 66A में जो है वो शब्दों की, और ये बीजेपी कांग्रेस के लिए तो मैंने की बात हम करना भी नहीं चाहिए कि उसमें जो है स्कोप था मिसयूज का, और ऑन द ग्राउंड, और यूपीए सरकार ने उसको कंट्रोल करने के लिए सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के हाथ से निकाल करके इंस्पेक्टर जनरल पुलिस तक पहुंचा। लेकिन ये बात सही है कि कानून काफ़ी कमज़ोर थी, इंटरप्रिटेशन और मिसयूज होने साफ वल्नरेबल शब्द का इस्तेमाल किया गया। और ये याद रखिएगा कि अगर कोई कानून कमज़ोर है या शब्दों के जो है या डिस्क्रिशन ज़्यादा है तो उसको कहीं ना कभी आप आदमी का नियत के ऊपर इतना निर्भर होना उचित नहीं है। उसको मिसयूज होना, वो मिसयूज होगा ही किसी न किसी समय से, कोई खराब आदमी करके आकर उसको मिसयूज जरूर करेगा। इसलिए कानून को सिंपल होने की आवश्यकता है, और डिस्क्रिशन का जो जगह हमारे कानून में जो है, और हर कानून में, सिर्फ आप 66 तो छोड़ दीजिए, बाकी कानून में भी जहाँ पर डिस्क्रिशन है, पदाधिकारी हो या नेता हो, तो वहाँ पर कहीं किसी न किसी दिन उसका दुरुपयोग होने की संभावना। लेकिन अजय कुमार जी, ये नहीं लगता कि शायद उस वक्त सरकार की मंशा या सभी सरकारों की होती है, लेकिन खासकर ये कांग्रेस पार्टी के लिए सवाल है कि क्या उस वक्त ये दिखने की एक ख्वाहिश थी कि हम कुछ कर रहे हैं, हमने कुछ किया है? तो जिस तरह से अभी चक्षु जी कह रहे हैं कि चूंकि हम कुछ करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, क्या बेहतर कर सकते हैं, 50 साल के लिए कोई रोड मैप नहीं है तो चलिए आज एक कानून बना देते हैं, क्या कुछ करते हुए दिखने की ये एक मंशा बजाय इसके कि वाकई करना है? नहीं, देखिए इस कानून से जैसे कि महिला के ऊपर तो व्यवहार उस तरह का जो है रोक लगाने के लिए, देखिए सोशल मीडिया एक इवॉल्विंग लॉ था, ये पब्लिक डोमेन में है कि एक ब्रिटिश लॉ को लेकर के हम लोग ने जो वर्ड टू वर्ड उसको लागू किया है, सिर्फ सज़ा के मामले में। वहाँ पर ब्रिटिश पार्लियामेंट के ब्रिटिश कानून में हमको जो याद है कि वो बेलेबल है, और सज़ा जो है 3 महीने का है, इसमें जो 3 साल, तो बाकी प्रावधान करीब बराबर। तो कुछ जब उस एक इवॉल्विंग सिचुएशन जो सोशल मीडिया में है, या आप देख लीजिएगा, और छोटा 1-2 मिनट आपका टाइम और एक्स्ट्रा लूँगा, जैसे कि 69 सेक्शन अगर देख लीजिएगा, वो आपके जो सर्च ये वेबसाइट्स के बैनिंग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया में जब कानून इवॉल्व हो रहे हैं तो आपको हर समय कहीं ना कहीं कुछ दिन बाद आपको जरूर लगेगा कि जो कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं,
लेकिन कानून बनाना आवश्यकता सोशल नहीं, ये भी मीडिया कहा जाता है कि कानून और टेक्नोलॉजी के बीच की ये लड़ाई है कि टेक्नोलॉजी तेजी से आगे बढ़ रही है, कानून उसको जो है वो उसकी रफ्तार को नहीं पब्लिक थाम पा इंटरेस्ट। रहा है। लेकिन एक चीज मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि नियत उस वक्त स्पष्ट थी, मंशा ये स्पष्ट थी कि पब्लिक इंटरेस्ट को रखा लेकिन जाए। अदालत ने कहा है लेकिन कि on the पब्लिक ground- इंटरेस्ट होने के बाद भी आप आजाद आवाज को फ्री नहीं, स्पीच और को हम नहीं उससे दबा सहमत सकते। हैं और जी। उसमें और हमें अफसोस है कि जिस तरह से दुरुपयोग हुआ है वो खेदजनक है और चलिए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को स्वागत है। समित पात्रा, आपकी तरफ मैं आना चाहती हूँ। इस पूरे माहौल में देखते हुए जिस तरह से रिएक्शन आए हैं बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से, ऐसा लगता है कि ये सब कुछ सरकार ने इसमें मदद की है। दरअसल अदालत की कि 66A है जो है वो रद्द किया गया, जैसे सरकार की भी कोशिश शामिल है। हालांकि असली तस्वीर ये है कि दरअसल सरकार इस रास्ते में खड़ी थी। एक एफिडेविट के जरिए साफ तौर पर यह कहा गया कि हम इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे और उसको रिटेन कर लिया जाए। एक और बात मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि जो स्टैंडिंग कमेटी थी उस दौरान, उसमें रविशंकर प्रसाद जो फिलहाल हमारे आईटी मिनिस्टर हैं, टेलीकॉम और आईटी मिनिस्टर हैं, वो उस वक्त मेंबर थे। उन्होंने भी अपनी फिक्र जाहिर नहीं की स्टैंडिंग कमेटी के दौरान। इसमें आपकी पार्टी का क्या ओपिनियन है और आप किस तरह से लेते हैं? पहले मैं जनरलाइज्ड विषय को रखूंगा जो अभी डिस्कशन चल रहा था, फिर स्पेसिफिक्स पे आता हूँ। जनरल कि क्यों ऐसा होता है पार्लियामेंट में कई बार कि कुछ कानून कुछ विधेयक कानून बन जाते हैं और उसके बाद उनकी खामियों को कोर्ट हमें दिखाती है और हम जान नहीं पाते हैं जब उस पर हम डिस्कशन करते हैं। नंबर 1, इसमें एक बड़े अच्छे फ्रेज का यूज़ किया था अरुण जेटली जी ने हाल फिलहाल में ही, एरोगेंस ऑफ नंबर। चाहे किसी का भी समय हो, मैं इसका राजनीतिकरण करते हुए नहीं कहूँगा, राजनेताओं को और खास करके जब वो पार्लियामेंट में बैठे हों, दे शुड नॉट बी एरोगेंट ऑफ नंबर्स कि हमारे पास संख्या है तो हम किसी भी कानून को पारित कर सकते हैं। जब ऐसी सोच आ जाती है तब देश का हित आगे नहीं रहता है, अपने पार्टी का हित और व्यक्तिगत हित पहले रहता है। दूसरा, एक शब्द प्रधानमंत्री जी ने इस्तेमाल किया था हाल फिलहाल में जब वो लैंड एक्विजिशन बिल पर बोल रहे थे, वो शब्द हिंदी में था आनंद आनंद। इन अ हरी टू गेन, बहुत जल्दबाजी में आप देखेंगे जब चुनाव आ रहे होते हैं तो जल्दबाजी में कुछ कानून बनाए जाते हैं ताकि कुछ हमें मिल जाए और वो चीज जो हाथ से छूट रही होती है उसको कैसे पाया जाए। आपको ध्यान होगा डी राजा इसके हेड भी बने थे और उस समय जो कांग्रेस के हाथ से, मैं राजनीतिकरण करूंगा थोड़ा सा, देखिए उस समय जो कांग्रेस के हाथ से छूट रही थी वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की इज्जत भी थी। करप्शन का केस उनके सामने आ रहा था, कहीं ना कहीं उसके ऊपर की इसके लिए जो प्रचार सोशल मीडिया में हो रहा है उसके ऊपर हम कुछ लगाने की आवश्यकता है। ओल्ड गेट का मामला नया नया आ रहा था, चुनाव में जाना था, आपको याद होगा फार्मर वेव के लोन वेवर के ऊपर भी किया गया था। उसके पश्चात हमने रियलाइज किया कि उसका भी क्या हश्र हुआ कि दिल्ली और चंडीगढ़ के फार्मर जो किसान खेती नहीं करते हैं उनको सबसे बड़ा वेवर दे दिया गया। तो आनंद फानन में बहुत गलतियां हो जाती हैं। तीसरा है द एरोगेंस ऑफ नॉट टू कोर्स करेक्ट। यहाँ मैं एक स्पेसिफिक पे आऊंगा, आपको याद होगा जो कोर्ट ने कल कहा है एग्जैक्टली वर्बैटिम मैं कहूंगा विद ऑल ड्यू डिलिजेंस कि अरुण जेटली जी ने उन शब्दों को लेकर ग्रॉस ऑफेंसिव, मिनिसिंग कैरेक्टर, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, एनिमिटी, इल विल, बिकॉज वो एक बहुत जाने माने वकील हैं, उन्होंने राज्यसभा में इन शब्दों के लिए वही कहा था कि ये एम्बिगुअस है, दे आर ग्रे एरियाज, दे आर नॉट डिफाइंड, बहुत लार्ज स्कोप छोड़ा है, किसी को भी जेल में डाला जा सकता है। तो उस समय अगर एरोगेंस को साइड में रख के हम कोर्स करेक्ट करते तो आज हमें कोर्ट नहीं समझा, ये सभी पार्टियों को। लेकिन पिछले 10-11 महीने में वो बदलाव, वो तब्दीली, अगर आपकी सरकार इस बात पर विश्वास रखती तो पहली बात एज ऑपोजिशन इस बात को उठाती, अपने ऑपोजिशन को दर्ज कराती। रविशंकर प्रसाद वहां पर मौजूद थे, उनकी उपस्थिति का क्या फायदा हुआ और फिर अदालत में क्यों एफिडेविट दिया गया कि हम इसे रिटेन करना चाहते हैं और हम इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे? स्पेसिफिक्स में मैं आता हूँ, देखिए मेरे पास वो एफिडेविट भी है जो हमने सरकार ने दिया था कोर्ट में, उसमें हमने A to E 5 क्लॉज हमने एक्स्ट्रा ऐड किए हैं जो पहले नहीं था। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं उधर 3 लाइन पढ़ दूं आपको। Since it is the case of central government that if any of the provisions are offending the freedom of speech and expression, the central government do not defend that part of provisions. बहुत स्पष्ट रूप से सरकार ने कहा कि अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच को कहीं ना कहीं ऑफेंड किया जाता है 66A में, कोर्ट को ऐसा लगता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। और एक क्लॉज में पढ़ देता हूँ, बहुत क्लैरिटी इससे रहेगा, उसमें यह है to bring it on record that usage of cyberspace either by social media or otherwise is not even remotely intended to be curtailed either totally or partially at insistence of Union of India, and the penal provisions contained in the act requires to be interpreted and understood strictly in context of Article 19(2). कोर्ट को हमारी सरकार ने कहा कि 19(2) का जो प्रावधान है कि ये जो 7 क्लॉज है उसको हमें रेस्ट्रिक्शन के, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के रूप में देखना चाहिए, उससे बाहर आप खुद उसी के अंदर आप जो भी करना है निर्णय दें। लेकिन सरकार ने फिर भी
साफ जो अपनी स्थिति है सरकार की वो ये नहीं है कि वाकई 66A अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सरकार का ये मैं ऑब्जर्वेशन बस ये नहीं था। लास्ट थोड़ा सा पढ़ दूं, मैं चाहता हूं कि यहाँ बिल्कुल। टेक्निकल ही रहूं। अब देखिए मेरे पास जजमेंट की प्रति है, जजमेंट में आप 93 वाला सेक्शन पढ़े सिविलिटी का, जिसमें कोर्ट कहती है द आर्ग्यूमेंट ऑफ द लर्नेड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑन दिस कोर इज रिप्रोड्यूस्ड बाय अस वर्बैटिम। क्या कहती है सरकार? Furthermore, it is respectfully submitted that in the event of honorable court not been satisfied about the constitutional validity of either any expression, partially or a part of the provision, the doctrine of severability as enshrined at Article 3 must be restored to. अगर कोर्ट को लगता है कि 66A में किसी प्रकार की कोई खामी है, तो पार्शियली या संपूर्ण रूप से उसे खारिज कर दिया जाए। और इसमें से इतना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अजय जी भी और चित्त साहब भी ठीक कह रहे हैं कि हमने कहा था कि गाइडलाइंस हम दे देंगे और हम उसको फॉलो करेंगे और इसको, तो कोर्ट ने कहा हाँ आप गाइडलाइंस दे सकते थे, इवन दिस इज अ ऑप्शन, बट कोर्ट कैन नॉट ओवरराइड इट्स ओन आर्ग्यूमेंट व्हिच इट हैड गिवन प्रीवियसली। कोर्ट ने एक समय थोड़ा सा कम होगा मेरे पास, और भी सवाल लेना चाहती हूँ। बहुत महत्वपूर्ण बात जो कि संसदीय समीक्षा की है वो उठाना चाहती हूँ। एक बात का जवाब दे जी, ये कह रहे हैं कोर्ट को इन्होंने कह दिया, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने, हमने रिपोर्ट भी किया कि अगर कोर्ट को लगता है कोई इस चीज़ में अगर खामी है आप उसको स्ट्राइक डाउन कर दीजिए। एक तरफ इसी गवर्नमेंट के सीनियर मिनिस्टर्स वो जगह जगह पे और संसद के बीच में भी बहस के दौरान ये बोल चुके हैं कि कोर्ट अपनी जो सीमा है उसका उल्लंघन करती है, बार बार करती है। फिर और जो काम आप लोगों का करने का है वो आप कोर्ट पे क्यों छोड़ना चाहते हैं? इसलिए क्योंकि आप चाहते हैं जो भी काम क्वेश्चन लगेगा वो तो कोर्ट करेगी, जिससे आपको वोट मिलेंगे, वो आप करना चाहते हैं। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आप ये उठा रहे हैं। लेकिन अजय जी, मैं इससे पहले कि आप जवाब दें, मैं ये जरूर बात, ये डेटा जरूर आपके सामने रखना चाहती हूँ कि जो लोकसभाओं का फर्क है, पहली लोकसभा में जो उत्साह था एक नए आज़ाद मुल्क में, और उसके बाद धीरे धीरे कैसे हम अपनी आज़ादी को, अपने गणतंत्र को कितना टेकन फॉर ग्रांटेड करने लगे कि ठीक है जो हमें मिला है अच्छा है, क्यों हमने इम्प्रूव नहीं किया। 15वीं लोकसभा में अगर हम ये देखें, मैं लेजिस्लेटिव एक्टिविटी की बात कर रही हूँ जिसमें बहुत गिरावट आई है। 15वीं लोकसभा का अगर हम जिक्र करें, इसमें काफ़ी गिरावट सबसे ज़्यादा देखी गई है। पहली लोकसभा में 49% टोटल टाइम था जो डिबेट पे खर्च हुआ था, डिबेटिंग लेजिस्लेशन पे खर्च हुआ था। इसके अलावा फिर 28% ये हो गया था दूसरी लोकसभा में, यानी कि आप सीधे देखिए ऑलमोस्ट पूरे के पूरे जो है आधी गिरावट आ गई थी दूसरी बार में ही। और 15वीं लोकसभा में ये सिर्फ 23.79% बचा है। यानी कि इंटरेस्ट आप ये देखें, जिस तरह से मनीष बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठा रहे हैं कि अलग अलग जब लोकतंत्र के खंभे हैं तो उनमें जब हम आउटरीच का हम जिक्र करते हैं, हम ओवररीच की हम बात कर रहे हैं, हम कहते हैं कभी कभी अदालतें एक्टिविस्ट का काम करने लगती हैं, ये मौका सरकारें क्यों देती हैं? और सबसे बड़ा जो इसका आरोप है वो कांग्रेस पार्टी पर। देखिए 15वीं लोकसभा में तो हम शामिल, तो इसलिए मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा कि संबित पात्रा जी, भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही अहम रोल रहा ऑब्स्ट्रक्शन में। अब जूते दूसरे पैर पर है तो बोलते हैं कि पार्लियामेंट को चलनी चाहिए। दूसरी बात है, अगर आनंद फानंद में कानून है तो जिस जोश से संबित जी बता रहे थे, अगर आप फूड सिक्योरिटी बिल को देख लीजिए, उसको जो है आप 2 साल में स्पेशल 2 साल में हर एक स्टेक होल्डर से चर्चा हुई, और जो वर्तमान कानून जो लाए थे भारतीय जनता पार्टी वो तो आनंद फानंद में लाए। दूसरी बात है कि ये IT एक्ट के जो अमेंडमेंट थे वो कोई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव नहीं था, वो इवॉल्विंग लॉ था। तो मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि वो जो है वो उस तरह का जो गलत दुरुपयोग हो रही थी सोशल मीडिया के माध्यम से, तो एक सरकार का प्रयास था। और हम ये भी स्पष्ट कहते हैं, लेकिन भारतीय संबित पात्रा जी ने पूरा अपने डिफेंस में पूरा जजमेंट को निकाला। लेकिन मैंने कहा कि आज के एक राष्ट्रीय अखबार में भी डिटेल्स है, क्योंकि एक चीज़ है आज के दिनों में सब चीज़ लिखा पढ़ी में मिल जाती है। बार बार अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि आपका कोई हक नहीं है इसी बिंदु पर कि ये लेजिस्लेचर का दायरे में आता है, और आपको जो है 68(6)A में चर्चा करने की जो है सुप्रीम कोर्ट का एरिया में नहीं, डेफिनेशन में नहीं है। उनके आर्ग्यूमेंट्स थे लेजिस्लेचर वर्सेस जुडिशरी। फिर भारतीय जनता पार्टी वर्तमान सरकार ने कहा कि हम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ले आएंगे। फिर कहा कि हम सुनिश्चित कर लेंगे कि कानून रहे लेकिन फ्री स्पीच पर कोई रोक नहीं होगी। तो ये सब जो है उन्होंने सुनिश्चित कर लिया था कि ये सेक्शन रहे। तो अभी जो है वर्तमान में जो कोशिश की जा रही है हमारे मित्र के माध्यम से कि ये चैंपियन है, ये इतनी विरोधाभास है कि हमको क्योंकि ये सब चीज़ उपलब्ध है रिकॉर्ड में कि क्या क्या डिफेंस किया गया अटॉर्नी जनरल से। तो मैं तो देश को गुमराह करने का तो आरोप नहीं लगाऊं,
और ये जरूर कहूंगा कि कम से कम स्पष्ट, क्योंकि ये तो स्पष्ट है कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन हम करेंगे, वेगनेस को हम उसको डिफाइन करेंगे। और मैंने कागज आज के एक राष्ट्रीय अखबार से उठाकर ऑल्टरनेटिव सजेस्ट करेंगे कि किस किस तरह के, लेकिन ये 66A को रखा जाए। समय थोड़ा सा मेरे कांग्रेस पास पार्टी, समय, लेकिन आपने अपना- हम लोग का कहना है कि गलती हुई है। आपने अपना काउंटर पॉइंट रखा जरूर, लेकिन मैं उस दिन की भी कामना करूंगी जबकि जो राजनीतिक मुद्दे हैं, जो चुनावी मुद्दे हैं, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच भी एक चुनावी मुद्दा बन जाए, सोसाइटी हमारे एक ऐसे स्तर पर जाए जब बने वाकई इसको भी एक राजनीतिक मुद्दा माना जाए। इसके अलावा समित पात्रा में आती हूँ, चक्षु जी आपकी तरफ भी बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अब के प्रधानमंत्री, जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे नरेंद्र मोदी, तब उन्होंने जब 66A को लेकर लगातार गिरफ्तारियां हो रही थी, तब उन्होंने एक अच्छा स्टैंड लेते हुए अपनी जो प्रोफाइल पिक्चर थी उसको भी ब्लैक कर दिया था, उसको भी हटा दिया था इस विरोध में कि मैं इसके अगेंस्ट हूँ। तो जब वो अपोजिशन में थे तब वो अगेंस्ट थे, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद आप अदालत में एफिडेविट देते हैं, जिसका जिक्र अजय कुमार भी कह रहे हैं। देखिए, कोई स्टैंड में चेंज नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण विषय है अदालत में हमने क्या कहा। अदालत में हमने कहा कि आप अगर 66A का पार्ट भी या 66A को आप खराब मानते हैं, हटा दिया जाए, हमें आपत्ति नहीं है। दूसरा ऑप्शन है हम गाइडलाइंस लेके आते हैं, आप हमें अलाउ कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ ये एक ऑप्शन है, गाइडलाइन लेके आ सकते हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट नहीं। देखिए, इसमें एक महत्वपूर्ण विषय याद दिला दूं, 1950 में पहला केस सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे सुना था और आखिरी केस 2005 में सुना। वैसे कल सुना, मगर कल से पहले आखिरी केस 2005 में सुना है। लॉट हैज चेंज बिटवीन 2005 एंड 2015। तो इस सरकार ने वो सारा अंतर्राष्ट्रीय जगत के जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को कोर्ट के सामने रखा कि दिस इज द बाउंड्री विद इन विच द इंटरनेशनल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज मूविंग। ये हम आपको सबमिट करते हैं, आप निर्णय करिए। कोर्ट ने कहा ठीक है, हम इस बाउंड्री को देख के करेंगे। कोर्ट ने उसी को ध्यान में रखते हुए निर्णय सुनाया। कोर्ट ने यह भी कहा आप गाइडलाइन लाइए, ऑप्शन है, मगर हमने पहले एक जजमेंट दिया है जिसमें हमने कहा था इफ द लॉ इज फॉल्टेड एट द ओरिजिन देन restrictions at the end will not be easy। लेकिन इसीलिए तो आपको पार्टी विद रेफरेंस कहा जाता है, इसीलिए तो कांग्रेस पार्टी को हराकर जनता ने बीजेपी को वोट दिया। अगर स्टेटस को ही बनाना होता। मैं तो सिंपल बता रहा हूँ कि 22 लोगों की जो लिस्ट है, जो 2 बच्चियां गिरफ्तार हुई महाराष्ट्र में से लेके जो फेसबुक में आजम खान के कारण जो लड़का अरेस्ट हुआ है 4 दिन पहले, आप इन लिस्ट को निकाल दीजिए, कितनी किसकी सरकारें थी, उसी से मालूम पड़ जाएगा किसकी मंशा क्या। हालांकि प्रिया पिल्ले का मामला भी इसमें साफ तौर पर सामने आ रहा है कि अब इस प्रिया पिल्ले 66A में तो नहीं था, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच का मामला फिर भी था। नहीं प्रिया पिल्ले वाला विषय पूरा अलग है, हमें इसमें मिलाते नहीं। चक्षु रॉय, आखिरी बात आपसे ये बताइए कि फिलहाल 15वीं लोकसभा का भी जिक्र कर लें तो 35% जो है वो टोटल बिल जो पास हुए हैं वो 1 घंटे से कम समय में डिबेट होकर पास हुए हैं। इसमें बहुत महत्वपूर्ण बिल भी हैं। प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस 2011 तक का बिल भी शामिल है, जिसमें 20 मिनट भी चर्चा नहीं हो पाई। बिल्कुल संक्षेप में मुझे बताइए कि क्या तरीका है इन स्टूडियो की बहसों के अलावा कि हम वाकई संसद को इस बात के लिए एनकरेज कर सकें, बढ़ा सकें आगे की बहस होनी चाहिए, जो पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी है उसके बिना कोई बिल पास ना हो। संसद का समय बढ़ाया जाए। हमारी संसद मुश्किल से 60 से 70 दिन बैठती है एक साल में। बाकी सभी संसदें 150 से 160 दिन बैठती हैं। अगर संसद के पास ज़्यादा समय होगा तो हो सकता है संसद हर विषय को उतना समय दे पाएगी। हमारे यहाँ पे स्टैंडिंग कमेटीज़ का एक बहुत ही अच्छा सिस्टम बना है, 1990 में शुरू हुआ था। उन स्टैंडिंग कमेटीज़ को हम कैसे सशक्त कर सकते हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा। सोमनाथ चैटर्जी जब पिछले 14वीं लोकसभा में स्पीकर थे तो उन्हें कहा था कि भाई ये स्टैंडिंग कमेटीज़ बहुत ही टेक्निकल काम करती हैं, टेक्निकल सब्जेक्ट्स देखती हैं। हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के पास एक्सपीरियंस बहुत है, बट जैसे अजय जी कह रहे थे एक्सपीरियंस और टेक्निकलिटी अलग अलग चीज़ें हैं। तो वो जो टेक्निकलिटी एस्पेक्ट है उसको कैसे लाया जा सकता है संसद के अंदर। तीसरी चीज़ थोड़ी सी पॉलिटिकली कंटेंशियस है, बट हम लोगों के पास एक एंटी डिफेक्शन लॉ है जो कि मजबूर करता है हमारे संसद सदस्यों को कि वो हमेशा पार्टी विक के हिसाब से वोट करें। कई लोगों ने हमारे उपराष्ट्रपति जी ने और काफ़ी सारे संसद सदस्यों ने कहा है कि एंटी डिफेक्शन का लॉ और पार्टी की विप सिर्फ उस समय अप्लाई हो जब सरकार खतरे में हो। उसके अलावा बाकी जो भी कानून पास हो रहे हैं उसमें हर संसद सदस्य अपनी मर्जी से वोट कर सके। तो अगर ऐसी 3-4 चीज़ें कुछ लाई जा सके जो कि हमारे संसद सदस्यों का हाथ सशक्त कर सके। बहुत शुक्रिया आपका चक्षु जी, बहुत महत्वपूर्ण आपने बातें की हैं और शायद इन्हीं रिमार्क्स के साथ हमें कंक्लूड भी करना होगा। मनीष, आप कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन समय बिल्कुल समाप्त हो गया। एक वाक्य में कहिए। मैं सर ये कहना चाहता हूँ, एक गवर्नमेंट बार बार कहती है प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन, कि आप बिल को फाइनल करने से पहले आम आदमी से पूछिए। बिल्कुल
जी हाँ, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है मनीष शिवल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चक्षु रॉय, अजय कुमार और संबित पात्रा। तो साफ तौर पर शायद ये कदम जो है अदालत का ये बता रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज को, एग्जीक्यूटिव को, सरकारों को उठकर खड़ा होना होगा। शायद जो प्रोएक्टिव रोल जिसका जिक्र हो रहा है कि इससे पहले के मामले अदालत में जाएं, आम नागरिक जो हैं वो इंसाफ के लिए अदालत में जाएं, ये काम संसद का है, संसद को ही करना होगा। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत, सच दिखाते हैं हम। सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। इसके अलावा ऑनलाइन खबरें पढ़ने या देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.sansani.tv पर जा सकते हैं। सनसनी ऑफ इंडिया को संपूर्ण भारत में ब्यूरो प्रमुख, संवाददाता और संवाद सहयोगियों की आवश्यकता है। संपर्क करें 09711345221। आपके आसपास हो रही वारदात की वीडियो हमें व्हाट्सएप पर भेजकर आप भी बन सकते हैं सनसनी ऑफ इंडिया के रिपोर्टर। हमारा नंबर है 09650854621।